उषा ने जैसे ही बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैग रखा, मुश्किल से 1-2 मिनट लगे और बस रवाना हो गई। चालक के ठीक पीछे वाली सीट पर उषा बैठी थी। यह मजेदार खिड़की वाली सीट, अकेली उषा और पीहर जाने वाली बस। यूं तो इतना ही बहुत था कि उसका मन आनंदित होता रहता, पर अचानक उसकी गोद में एक फूल आकर गिरा खिड़की से। फूल यहाँ कैसे आया? वह इतना सोचती या ना सोचती, उसने गौर से फूल देखा तो बुदबुदाई, ओह, चंपा का फूल। उसके पीहर का आंगन और उसमें चंपा के पौधे, यह मौसम चंपा का ही है, उसे ख्याल आया। तभी यूं ही पीछे मुड़ी तो देखती है कि चंपा की डाली कंधे पर लेकर एक सवारी खड़ी है। ओह, यह फूल यहीं से आकर गिरा होगा। उषा ने उस फूल को अपनी हथेली पर ऐसे हिलाया मानो वह चंपा का फूल कोई शिशु है और उसकी हथेली के पालने में नवजात झूला झूल रहा है। उषा, 1 साल बड़ा भाई और पड़ोस के बच्चे मिलकर चंपा के फूल जमा करते और मटकी में भर देते। अब मटकी का पानी ऐसा खुशबूदार हो जाता कि अगले दिन उस पानी को आपस में बांटकर वे सब खुशबूदार पानी से नहा लेते थे। माँ उसकी शरारत देखकर उसे ना कभी मारती ना कभी फटकारती, जबकि उषा की क्लास में कितनी ही लड़कियाँ बात बेबात पर अपनी अपनी माँ की मार खाती थी। एक ममता थी, वह हमेशा यही कहती कि उसकी माँ तो उसे लानतें भेजती रहती है। कभी कहती है, ममता, तू इतनी सांवली है कि तेरी तो किसी हलवाई से भी शादी न होगी। कभी कहती, ममता, तुझे पढ़ाने में पैसा बर्बाद होता है। ममता की बातें सुनकर उषा को अपनी माँ और भी प्यारी लगती थी। ओह, मेरी माँ कैसी होगी? उसका मन फूल से होकर अब सीधा माँ के पास चला गया था। उषा को पीहर जाने के नाम पर माँ का चेहरा ही देखना था। उसके पिता को गुजरे 3 बरस हो गए थे और तब से वह माँ से मिलने जा रही थी। दरअसल उषा को दोनों बच्चों के 10वां और 12वां की परीक्षाओं के कारण पीहर आने का समय ना मिला था। बस 2 घंटे का ही सफ़र था। पीहर पहुंचकर, ओ माँ कहकर उसने माँ को गले लगा लिया था। कल आपका 72वां जन्मदिन है, हमें पता है, कहकर माँ ने लंबी सांस ली। तो इसलिए तो आई आपके पास, यह लो, आपके लिए साड़ी और अंगूठी है। ओह, अच्छा, कहकर माँ ने रख लिया। लेकिन उषा ने गौर किया कि वह खुश बिल्कुल भी नहीं हुई। अगले ही पल वह बोली, उषा, अगर पैसे देती तो मेरे काम आते बेटी। ओह माँ, यह क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ बेटी। माँ ने उषा के सामने दिल खोल दिया। बेटी, जब तक पिता जीवित थे वो रोज ही साझेदारी वाले दवाखाने में जाते थे और रोज ही 100-200 रुपये लाकर मुझे देते थे। बेटी, 3 साल से मेरी दशा खराब हो रही है, पता है, अब मैं पाई पाई को तरस गई हूँ। ओह, कहकर उषा ने उनका हाथ थाम लिया। तो आप कभी फ़ोन पर तो मुझे बता देती। बेटी, दीवार के भी कान होते हैं और तुम कोई खाली बैठी हो जो हर पल अपना ही दुखड़ा बताती रहूं? अगर तुम आज मेरे पास ना आती तो आज भी ना बताती, चुपचाप सह लेती। बेटी, हर रोज़ सुबह पार्क जाती हूँ उषा, मेरा मन होता है कि रास्ते पर मिलने वाले कुत्तों को बिस्कुट खरीदकर खिलाऊं, पर मेरा बटुआ खाली। माँ ने फिर गहरी सांस भरी। तो भैया भाभी कुछ नहीं देते? उषा का मन भारी हो रहा था। वह बोली, हाँ देते हैं बेटी, पर उतना ही जितने में मेरा काम चल जाए बस। अच्छा? उषा हैरान थी। बेटी, मुझसे मिलने पड़ोसी बेटियां आती हैं, सारे घर के लिए मिठाई लाती है। मेरा मन होता है कुछ नगद उनके हाथ में रखूं, पर मेरा तो हाथ
ओह माँ, उषा ने अफसोस जाहिर किया। मैं अपनी कोई साड़ी या स्वेटर दे देती हूँ। खुशी खुशी वे ले जाती हैं। अब मेरी एक सहेली बीमार थी। मैं उसे देखने अस्पताल गई, मगर इतने पैसे नहीं थे कि कोई फल ले जाती। बस दुआ देकर आ गई, कहकर माँ खामोश हो गई। अच्छा, पर भैया भाभी इतने कठोर हो गए? हाँ बेटी, वे कहते हैं कि आपने तो एक मकान तक नहीं बनाया, आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपका क्या एहसान है भला? बेटी, तुम जानती हो, वह किराए का घर, वह आंगन, वे पड़ोसी। मैं तो कभी किसी की चोट, तो किसी की बीमारी या किसी की बेटी की शादी, बस ऐसी सहायता में ही रह गई। मैं तो आज की जैसी अपनी खराब दशा की कभी सोच तक नहीं सकती थी। माँ बोलते बोलते रुक गई। ओह, ये लो माँ, ये 10,000 रुपये रख लो। नहीं उषा, अरे माँ, ये मेरे फालतू के हैं। मतलब यह कि 2 दिनों पहले ही मेहंदी लगाने का नेक मिला है। माँ रख लो ना, आप ये रखो। उषा ने जिद की। अरे अच्छा, कहकर माँ ने अपने बक्स से सोने के गहने निकालकर उषा को दिए। उषा, उषा ये ले लो, ये है ये गहने। नहीं माँ, उषा डर गई कि कहीं भाई भाभी इस कमरे में आ गए तो। कोई है ही नहीं घर पर, कोई नहीं आने वाला। अरे कहाँ गए? उषा ने पूछ लिया। माँ बोली, दोनों मेरे जन्मदिन की खरीदारी करने गए हैं। कल 20 परिवारों को खाने पर बुला रखे हैं। समाज का दिखावा तो खूब करना आता है। अच्छा, चलो कोई नहीं, आप भी खुश हो लेना। माँ, पर ये गहने रहने दो ना। माँ वह मना करने लगी। माँ बोली, सुनो उषा बेटी, डरो मत, इनका किसी को पता नहीं, और ये बस मेरे हैं। अभी जो खजाना तुमने दिया, तुम जानती नहीं उषा, उनके बदले ये कुछ नहीं है बेटी। ओह माँ, ऐसा ना कहो। उषा के नयन नम हो गए थे, पर माँ के ने तो जिद करके सोने के कंगन और झुमके उषा के बैग में रख ही दिए। अगले दिन माँ के जन्मदिन का जश्न देखकर भाई भाभी का दिखावा, आडंबर आदि देखकर उषा को हैरत थी। अच्छा माँ, विदा लेकर अगले दिन उषा वापस लौटी तो घर आकर अमन को सब सच बता दिया। अरे ये कंगन और झुमके तो 2 लाख रुपए से अधिक की कीमत के हैं। उषा, तुम यह कीमत हौले हौले अदा कर दो। ऐसा कहकर अमन ने एक अच्छा सुझाव दिया, और यह सुनकर उषा को अमन पर बहुत गर्व हुआ। 3 महीने बाद उषा फिर पीहर आई। भैया भाभी हैरत में, पर उसने आते ही कहा, आप दोनों के लिए ये उपहार और आपको शुभ विवाह वर्षगांठ। यह सुनकर भैया भाभी खुश, और उसके बाद वह माँ से जाकर खुलकर मिली। खूब बातें हुई। इस बार माँ खुश थी, बताती रही कि पड़ोस में इसे बीमारी में यह दे आई, उसको मकान के गृह प्रवेश में यह भेंट किया, वगैरह वगैरह। माँ का चहकना उषा को आनंद से भर गया। सारी बात सुनी। जब माँ चुप हुई तो उषा ने उनको फिर से सौंप दिए 10,000 रुपये। ये क्या? ये बस दान पुण्य के लिए आपको दिए हैं माँ, कहकर उषा ने उनका बटुआ भर दिया। अगले महीने उषा फिर आई, भाभी को जन्मदिन की बधाई देने के बहाने। माँ का बटुआ भर गई। भाई भाभी बहुत खुश। वे तो ऐसा ही दिखावा पसंद करते थे। और उधर माँ को भी हैरत, ये उषा को हो क्या रहा? उषा कहती अमन ने कहा है, और माँ को चुप कर देती। अब यह सिलसिला चल पड़ा था। उषा हर तीसरे महीने जरूर आती और माता का बटुआ
भर जाती। इसी तरह समय बीता और 1 साल बाद माँ का जन्मदिन फिर से आया। उषा ने इस बार भैया भाभी को भ्रम में रखने के लिए एक साड़ी भेंट की, मगर रुपयों से माँ का बटुआ फिर से भर दिया था। मगर अब माँ उसे आशीष ही देती। अब कुछ साड़ी, रुमाल और शॉल के सिवा माँ के बक्स में कुछ भी ना बचा था। मगर उषा तो माँ को नहीं, उनके दान पुण्य के स्वभाव के लिए यह रुपया देती थी। उषा जानती थी इसी से माँ निरोगी है, खुश है, ताकत से भरी है। अब उषा हर तीसरे महीने जब पीहर की बस में बैठा करती, तब यही सोचा करती कि यही माँ एक समय में कितनी मजबूत हुआ करती थी। जब कॉलेज के समय खुद उषा का एक गहरा ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और नादानी करके उषा के गर्भ तक ठहर गया था, तब रोती हुई उषा को माँ ने चुप कराया, उसे सहज होने को कहा और चिकित्सक ने जांच करके बताया कि केवल 4 सप्ताह का गर्भ है, इसलिए आराम से सब साफ हो जाएगा। रोते हुए उषा को जब भी माँ ही चुपचाप ले गई थी अस्पताल और उसको इस अनचाहे भार से आज़ाद किया था। माँ ने एक बार फिर से उसे जीवन दान दिया था। उषा का मन दुख से ऐसा भरा था कि उस समय तो वह मर ही जाना चाहती थी, मगर माँ ने उसे ना मारा ना फटकारा। माँ ने बस इतना पूछा कि आगे तुम दोनों विवाह करोगे, साथ रहोगे। उषा ने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि गर्भ ठहरने की बात पता लगने के समय से ही उसने कन्नी काट ली है। वह क्या विवाह करेगा? ओह, बस इतना ही कहा था। माँ ने उस समय वह माँ का लौ महिला का रूप देखती रह गई थी। उस घटना के 2 वर्षों बाद जब उषा सामान्य हो गई, तब मौका पाकर फिर माँ ने ही उषा को अमन के बारे में बताया था और अमन से उसकी दूसरी पत्नी बनने का सुझाव दिया। अमन के 2 बच्चे थे। उषा को उस समय माँ से बहुत खिज हुई, पर जब माँ ने कहा जोर जबरदस्ती नहीं, एक बार मिलकर गपशप कर लो, फिर जो चाहो, तब वह शांत हुई और उसी शाम अमन घर पर आए थे। उषा ने पहली मुलाकात में ही अमन की दूसरी पत्नी बनना सहर्ष स्वीकार कर लिया। अमन की पहली पत्नी फेफड़े की बीमारी से चल बसी थी। अमन एक सुलझे हुए इंसान थे और औरत को बहुत सम्मान देते थे। विवाह के दिन से लेकर आज तक उषा अमन के साथ बहुत खुश थी। अमन के दोनों बच्चे उसे माँ ही मानते थे। इस समय भी बस में उषा को मजबूत माँ बहुत याद आ रही थी और भी बहुत यादें थी। माँ ने विवाह के पहले साल उसको बहुत मानसिक संबल दिया था। उषा को तो काम करने की, जिम्मेदारी उठाने की कोई आदत नहीं थी। यूँ तो अमन के घर पर एक सहायिका थी, मगर 2 बच्चों की माँ और अमन की पत्नी बनकर सहज होने में उषा को समय लगा। तब माँ ने ही उसे ताकत दी थी। यूँ अमन के प्रेम से कभी कमी नहीं आई और आज तक नहीं। फिर 3 साल बाद भैया का विवाह हुआ। माँ ने भाभी को भी आज़ाद और मस्त रहने दिया। माँ को तो सबको हंसता देखना पसंद था। भैया भाभी का वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल था। उषा यही सोचती रहती कि अब माँ के राज करने के दिन आ गए हैं। मगर फिर एक दिन अचानक ही पिता चल बसे। एक से एकदम से सब बदलता गया और आज की तारीख में सब सही दिखाई दे रहा था, लेकिन माँ केवल बटुआ खाली होने से भीतर ही भीतर कितनी कमज़ोर पड़ गई थी। यही सब कुछ सोचती हुई उषा पीहर पहुंची। माँ दिखाई दे गई। वह अपनी छड़ी के सहारे कहीं से लौट रही थी। उषा ने मौका देखकर उनके बटुए में रुपये रखे। तभी भाभी 2 कप चाय लेकर आ गई।
उषा और माँ गपशप तथा चाय में व्यस्त हो गई। भाभी जैसे ही उनके पास से गई, माँ ने हंसते हुए उषा को नकदी लौटा दी। अरे अरे, यह क्या माँ, ये आपके हैं। वह चौंक गई। माँ बोली, अरे अरे, यह देख। माँ ने बटुआ खोला और नोट दिखाया। ओह, आपने ये पहले वाले खर्च नहीं किए, तो अब दान पुण्य का काम बंद। उषा माँ को गौर से देख रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह मेरी 1 महीने की कमाई। वह चहक कर बोली। उषा के माथे पर बल पड़ गए। हैं, कमाई, नौकरी, यह कब हुआ? 3 महीना पहले तो तुम नौकरी नहीं करती थी। अरे रे, सुन तो सही, हुआ क्या? अपना सुमित है ना, मेरी दिवंगत सहेली का छोटा बेटा। हाँ हाँ माँ, मुझे याद है, उसने किसी चेहरे की कल्पना करते हुए जवाब दिया। तो उसके जुड़वा बेटे हुए। कुछ परेशानी के कारण अस्पताल में 16 दिन रहना था। पुरुष को इजाज़त नहीं थी और सुमित को रात को रुकने वाला कोई न मिला। मैंने कहा, मैं रुक जाती हूँ, बस रात को सोना ही तो था। मैं करीब 16 रात सोने चली गई। अब वह कल आया, मिठाई फल लाया और 8,000 रुपये दे गया। मैंने मना किया तो बोला कि आपने वैसे ही 20,000 रुपये की बचत करा दी है, अगर ये ना रखे तो आपकी बहू मुझसे बात ना करेगी। पूरी बात बताकर माँ ने सांस ली। उषा बोली, ओह अच्छा, पर ये तो जल्द खत्म हो जाएंगे, तुम अपने अगले महीने के लिए रख लो। उषा ने जिद की तो वापस लौटाते हुए माँ बोली, अरे आगे तो सुन, पड़ोस में एक टिफ़िन सेंटर है, रोज के 200 टिफ़िन जाते हैं नर्सिंग होम में, तो मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। तो माँ, इस उम्र में खाना पकाओगी? अब उषा को कुछ गुस्सा आ गया था। अरे पकाना नहीं है, बस रोज सुबह और शाम जाकर चखना है, कमी बतानी है, और इसके 10,000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं, कहकर माँ हंसने लगी। अच्छा मेरी मजबूत माँ। इस बार जब उषा लौटी तो उसे अपनी मजबूत माँ का पुनर्जन्म देखकर आनंद आया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।